Good morning, students. Students, in last class we have discussed about carbohydrate and protein. And in this video I am going to start with nucleic acid. Now start with nucleic acid. Nucleic acid are polynucleotides. A nucleic acid has three chemically distinct components. First is heterocyclic compound, that is nitrogenous base. Second is polysaccharide, ribose or deoxyribose sugar. And third is the phosphate or phosphoric acid. Nitrogenous base have two types. One is the purine, second is the pyrimidine. In case of purine, it have two purines. One is adenine, second is the guanine. Adenine denoted by A symbol and guanine represented by G. And in case of the pyramids, there is the cytosine and second is the thymine and third is the uracil. स्टूडेंट, जब हम डीएनए की स्टडी करते हैं तो पिरामिडिन्स में साइटोसाइन एंड थाइमिन यूनिट्स को लेते हैं, नाइट्रोजिनस बेस को, ठीक है। और जब हम आरएनए की स्टडी करते हैं तो पिरामिडिन्स में थाइमिन की जगह पे यूरासिल यूज होता है। डीएनए में यूरासिल नहीं होता, आरएनए में क्या करते हैं, थाइमिन की जगह यूरासिल ले लेता है। क्लियर बच्चों? द सुगर फाउंड इन न्यूक्लिक एसिड इज आइदर राइबोज सुगर भी हो सकती है और डीऑक्सीराइबोज सुगर, ठीक है। एंड न्यूक्लिक एसिड कंटेन डीऑक्सीराइबोज सुगर इज कॉल्ड डीएनए and full form of the DNA is the deoxyribonucleic acid. And those containing ribose sugar, जो ribose sugar रखते हैं वो क्या बनाते हैं, वो RNA, and deoxyribose sugar होगी वो DNA प्रिपेयर करता है। क्लियर बच्चों? अब कह रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स are constantly being changed into some other biomolecules and also made up from other biomolecules, and breaking and making is through the chemical process is known as the metabolism. And metabolism have two types. One is the catabolism and second is the anabolism. स्टूडेंट, जो ब्रेकिंग का काम है वो कैटाबोलिज्म प्रोसेस के अंडर आता है, एंड जो मेकिंग का काम है, केमिकल प्रोसेस जो मेकिंग करती है, कोई नया प्रोडक्ट बनाती है, उसमें आता है हमारा एनाबोलिज्म। क्लियर? इन दोनों को मिला के हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन आर एंजाइम catalyzed, and catalyzed are those substances that alter the rate of reaction, and protein with catalytic power is called enzyme. और फिर जो हम कैटालिटिक जो स्टडी करते हैं हम उनको क्या बोल देंगे, एंजाइम्स बोल देते हैं। क्लियर बच्चों? Now, enzymes are commonly proteinous substances which are capable of catalyzing chemical reaction of biological origin without themselves undergoing any change. These are called the biocatalyst. स्टूडेंट, जो एंजाइम्स होते हैं वो बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं और वो किसी रिएक्शंस को क्या करते हैं, फास्ट करने में हेल्प करते हैं। द न्यूक्लिक एसिड दैट बिहेव लाइक एंजाइम आर कॉल्ड द राइबोजाइम्स। कुछ न्यूक्लिक एसिड्स में ऐसे एंजाइम्स भी हैं, ऐसे राइबोजाइम्स हैं जो एंजाइम्स हैं और उन एंजाइम्स का नाम हम क्या रखते हैं, राइबो एंजाइम्स, ठीक है। अब ये कह रहा है द ट्रस्टेड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंड एंजाइम हैज ए पॉकेट और क्रेसिव into which substrate fit to the enzyme substrate complex. देखो बच्चों, जैसे मान लो कोई हमारे पास एंजाइम है, मान लो ये एक एंजाइम है और एक एंजाइम के पास ये ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर है, ये इसकी एक्टिवेशन साइट होती है, ठीक है। एक्टिव साइट है ये इसकी, जो क्या करती है, सबस्ट्रेट को बाइंड करने का काम करती है। जैसे इस सबस्ट्रेट, मान लो ये इस तरह का है, तो इस तरह का कोई सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट है जो यहाँ पर आकर एक्टिव साइट पर क्या कर देगा, फिट हो जाएगा और इसकी एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देगा, हाई कर देगा, ठीक है। और जैसे ही ये एक्टिव हो जाता है तो ये एक
प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं एंजाइम प्रोडक्ट, ईपी। ठीक है, और एंजाइम प्रोडक्ट के बाद क्या होगा कि प्रोडक्ट और एंजाइम फिर क्या होंगे, एक फर्दर रिएक्शन में दोनों सेपरेट हो जाते हैं। देखो, जैसे फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ई प्लस एस कन्वर्टेड इनटू ई एस, एंड फिर ये एंजाइम प्रोडक्ट, और फिर लास्ट में हमारे पास क्या आ जाता है, एंजाइम प्लस प्रोडक्ट आ जाता है। क्लियर? अब ये कह रहा है, देखो, द स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिस्टेंट स्टेट स्ट्रक्चर। जो ये चेंजेस हो रहा है इसको इन्होंने ट्रांजिस्टेंट स्टेट स्ट्रक्चर डाला है। And the major difference between the inorganic and organic catalyst is inorganic catalyst work efficiently at high temperature pressure, लेकिन एंजाइम क्या होते हैं, पर्टिकुलर एंजाइम पे पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही अपना काम कर पाते हैं। एंड द एक्सटर्नल एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए केमिकल रिएक्शन, जिसको इन्होंने क्या बोल दिया, एक्टिवेशन एनर्जी। देखो अब इस ग्राफ को देखते हैं। मान लो एक हमारे पास ये सबस्ट्रेट है, ठीक है, इस सबस्ट्रेट को हमें किस में कन्वर्ट करना है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो जब हमारे पास एनर्जी नहीं थी, कोई एक्टिवेशन एनर्जी नहीं थी, ठीक है, तो ये सबस्ट्रेट जो है इस तरह से वर्क कर रहा था, ये वाला प्लॉट शो कर रहा था। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम। तो सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड होकर ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा, और कम एनर्जी में हमारे पास वही प्रोडक्ट की एफिशिएंसी आपको मिल जाती है। इज दैट क्लियर? ठीक है बच्चों। स्टूडेंट, नाउ वी डिस्कस अबाउट द फैक्टर इन्फ्लुएंस एंजाइम एक्टिविटी। टेम्परेचर, एन एंजाइम इज एक्टिव विद इन ए नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एट विच एंजाइम इज मोस्ट एक्टिव, जहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है उसको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। एंड द एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीज अबव और बिलो। जैसे ही आप उस ऑप्टिमम टेम्परेचर से टेम्परेचर को अप करोगे या कम करोगे तो क्या होगा, एंजाइम एक्टिविटी कम हो जाती है। क्लियर? ये इस तरह से बेल शेप का ये डायग्राम देखिए। दिस वन इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर, टेम्परेचर कम है तब भी एक्टिविटी कम है, टेम्परेचर हाई है तब भी एक्टिविटी क्या होगी, कम हो जाएगी। इसी तरह से पीएच, हर एक एंजाइम की एक ऑप्टिमम पीएच होती है जिसके ऊपर वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। जैसे कि आप स्टमक में पेप्टाइडल एंजाइम की बात करो तो वहाँ पे क्या होगा, HCl होता है। लो पीएच पर गैस्ट्रिक जूस वर्केबल है, और इसी तरह से आप इंटेस्टाइन में देखोगे, बाइल जूस को देखोगे तो उनके पास अल्कलाइन नेचर होता है। तो हर एक एंजाइम के पास क्या होगी, एक ऑप्टिमम पीएच होती है। ठीक है, एंड कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, इंक्रीज इन सबस्ट्रेशन concentration increase the rate of reaction due to the occupation of more active site by substrate। मान लो आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा देते हो, ठीक है, तो एक्टिव साइट के साथ बाइंडिंग होने के चांसेस ज़्यादा हो सकती हैं और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बढ़ जाता है। ठीक है, ये पीएच पर भी सेम इसी तरह से बेल शेप का प्लॉट शो करता है। अब नाउ वी डिस्कस अबाउट द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। When the molecular structure of inhibitor resemble the substrate, जब मान लो कोई ऐसा सबस्ट्रेट जो जिसके मान लो कोई एक इनहिबिटर क्या होता है, एंजाइम की एक्टिविटीज़ को स्टॉप कर देने वाला इनहिबिटर होता है। ठीक है, तो जो एडजेक्ट कॉपी कर ले सबस्ट्रेट की तो वो इनहिबिटर की तरह काम करेगा। अगर मान लो जैसे ये हमारा कोई एंजाइम है और इसकी एक्टिव साइट पर कोई इनहिबिटर आकर सेट हो जाए, जैसे मान लो ये इनहिबिटर आकर यहाँ पे सेट हो गया, तो सबस्ट्रेट तो हमारा बाहर घूम रहा है, क्या करेगा, क्या ये इसकी एक्टिविटी को बढ़ा पाएगा? नहीं, जब तक इनहिबिटर यहाँ पे बाइंड है तब तक सबस्ट्रेट कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, और रेट ऑफ रिएक्शन हमारी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसने सारी एक्टिविटीज़ को, इनहिबिटर ने इस एंजाइम की एक्टिविटीज़ को स्टॉप कर दिया। क्लियर? स्टूडेंट, नाउ वी डिस्कस अबाउट द एंजाइम क्लासिफिकेशन। फर्स्ट इज ऑक्सीडो रिडक्टेज और डिहाइड्रोजिनेज। इसमें क्या होता है, एक सबस्ट्रेट रिड्यूस है और एक S1 सबस्ट्रेट जो ऑक्सीडाइज है, तो ये आपस में क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर देते हैं। ठीक है, अपने आयन को एक्सचेंज करके और ये
ऑक्सीडो रिडक्टेज फॉर्मेशन कर देती है। अब ये एस क्या हो गया, ऑक्सीडाइज, एंड एस्टेस क्या हो गया, ये वाला रिडक्टेज फॉर्मेशन हो गई। ठीक है। अब ट्रांसफेरेज में क्या होता है, जैसे सबस्ट्रेट जी प्लस एस्टेस है, तो ये जो बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गई। ये देखो एस प्लस एस डैश और ये जी यहाँ पे बॉन्डिंग फॉर्म में इस तरह से सेपरेट हो गया, तो ये ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है। अब इसी तरह से हाइड्रोलेज में क्या होगा, हाइड्रोलिसिस ऑफ पेप्टाइड एस्टर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इनकी फॉर्मेशन हो जाती है। लाइगेज में क्या होता है, लाइगेज रिमूव द ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट, जैसे ये कार्बन के 2 एटम हैं, यहाँ पे ये ग्रुपिंग फॉर्म है, तो ये एक्स बॉन्ड एक्स प्लस कार्बन अलग से हो गया, तो ये लाइगेज है। ठीक है, ये इनको ब्रेकअप कर देगा, अलग अलग प्रोडक्ट फॉर्मेशन में कर देता है। आइसोमेरेज में क्या होता है, इंटर कन्वर्जन और ऑप्टिकल, जियोमेट्रिकल एंड पोजिशनल आइसोमर, मतलब पोजिशन को चेंज करके उनकी कॉपी कर देता है, सेम दिखते हैं वो। लाइगेज में क्या होगा, 2 कंपाउंड्स को जोड़ने का काम करता है लाइगेज। ठीक है। एंड नाउ वी डिस्कस अबाउट द कोफैक्टर आर द नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ एन एंजाइम। देखो एंजाइम्स में हम पढ़ते हैं कि एंजाइम्स आर प्रोटीनियस फॉर्म। ठीक है, तो जब प्रोटीन के अलावा जो एक्स्ट्रा जो पार्ट है प्रोटीन के एंजाइम के पास, उस नॉन प्रोटीन पार्ट को इन्होंने क्या बोल दिया, कोफैक्टर बोल दिया, विच मेक द एंजाइम मोर कैटालिटिकली एक्टिव एंड द प्रोटीन पोर्सन ऑफ एंजाइम, और जो प्रोटीन पोर्सन है उसको एपो एंजाइम का नाम दे दिया। देखो जैसे मान लो एक ये एंजाइम है, ये वाला पार्ट इसका प्रोटीन का है, इस पार्ट को इन्होंने नाम दे दिया एपो एंजाइम, और दिस वन पार्ट इज द नॉन प्रोटीन, और इस नॉन प्रोटीन पार्ट को इन्होंने क्या कह दिया, कोफैक्टर। ठीक है। अब कोफैक्टर का फंक्शन क्या होता है, कोफैक्टर एंजाइम के एक्टिव साइट को बढ़ा देते हैं, कैटालिटिक एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। तो इसमें एक प्रोस्टेटिक ग्रुप आता है, दूसरा कोएंजाइम ग्रुप आता है, एंड थर्ड इज द मेटल आयन। ठीक है। प्रोस्टेटिक ग्रुप आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड आर द टाइटली बाउंड टू द एपो एंजाइम, जैसे कि peroxidase and the catalyze which catalyze the breakdown of hydrogen peroxide, heme is the prostatic group। जैसे मान लो आप हीमोग्लोबिन की बात करते हो, हीम ग्रुप एक प्रोस्टेटिक ग्रुप है जो ऑक्सीजन बाइंडिंग में हमारी हेल्प करता है। क्लियर। एंड द एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट ऑफ एन कोएंजाइम आर विटामिन, and example coenzyme NAD and NAP within the vitamin niacin, and इसी तरह से हमारा ये कोएंजाइम वाला पार्ट भी हो गया। कोएंजाइम में NAD एंड NADP जो विटामिन नाइसिन को रखते हैं, कोएंजाइम की तरह काम करते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। एंड मेटल आयन जैसे कि जिंक मेटल आयन एक कोफैक्टर की तरह काम करता है, जो क्या करेगा, किसी भी एक्टिविटी को बढ़ाने में हेल्प करता है। हमारी बॉडी में बहुत सारे आयन हैं, तो वो मेटल आयंस कोफैक्टर होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, नाउ थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे स्टूडेंट। दिस चैप्टर इज कंप्लीट।